जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, महिलाओं को देखता हूँ और परिवार के परिवार पूरे, कभी परसों पहले बेटे का डेथ हुआ, फिर उनकी मदर का भी हो गया, अब दिल टूट जाता है। मैं सच्ची बोलूँ, मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है बहुत गलत हुआ, जुल्म हुआ है लोगों के साथ। किसी ने बचाया नहीं, सबकी तरफ लोगों ने देखा भारी मन से, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया, किसी ने आसरा नहीं दिया। यहाँ पे बिना देखे मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। सांस चलने सांस चलने के बावजूद भी नहीं देखा गया, डिले करा और यहाँ पे तो फ्रॉड हो रहा है। 1 नंबर काम है सरकार। किसकी मौत हुई है? से खड़े हुए अभी 2 बजने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी तक ऑक्सीजन में 2 पेशेंट मर चुके हैं आरोग्य हॉस्पिटल में। वहाँ से प्रेशर आ रहा है बार बार। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। उम्मीद करती हूं आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, मास्क पहन रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि यही अकेली गारंटी है जो हमें बचा सकती है इस पूरे संकट, इस पूरी महामारी से। हम जानते हैं कि देश में कितने भयंकर हालात हैं कि हर रोज एक नया रिकॉर्ड टूट रहा है। आज भी नया रिकॉर्ड टूटा है। 3000 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं और 3.6 लाख 3,60,000 मामले दर्ज हुए हैं। एक ग्लोबल रिकॉर्ड है अपने आप में। और उससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है 246 मौतों का। और जाहिर हम जानते हैं कि ये मौतें और ये तमाम आंकड़े हैं, ये जो सरकारी आंकड़े हैं, इससे कई गुना ज्यादा लोग शिकार हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं और उनकी मौत भी हो रही है। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मदद कर रहे होंगे लोगों की। मैंने भी अपनी तरफ से अपनी एक छोटी क्षमता जो भी मेरी है उसमें मैंने कोशिश की कि लोगों की मदद कर सकूं। वही घटनाक्रम आपके साथ में बांटना चाहती हूँ, ये बताने के लिए कि हमारी सरकारें जो पूरे तरीके से इस लोकतंत्र को जिन्होंने घुटनों पे झुका दिया है, जो भारतीय नागरिक की जो गरिमा है, जो उसकी डिग्निटी है, वो तबाह कर दी। और उसके बाद आप इस सच्चाई, इस बदसूरत सच्चाई पे पर्दा डालने के लिए क्या क्या कर रही हैं हमारी सरकारें, ये आप देखिए। तो कल रात की ये बात है कि मैंने एक व्यक्ति जो कि अमेठी का वासी था, उस व्यक्ति ने मुझे डीएम किया, डायरेक्ट मैसेज किया ट्विटर पर कि मेरे दोस्त के नाना जी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और आप बराए मेहरबानी उनकी जान बचाइए नाना जी की। ये मैसेज करीब 8:30 बजे के आसपास का था। मैंने अपना कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद उस मैसेज को देखा 12 बजे के बाद रात को और सोचा कि शायद हो सकता है अभी भी इसको ज़रूरत हो, क्योंकि लोग कई रोज़ भी भटक रहे हैं। मैं ऑक्सीजन जो सेंटर्स हैं जहाँ सिलेंडर्स भरे जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स देख रही थी कि 24 घंटे से लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो मैंने उसके मैसेज को ट्वीट कर दिया और साथ साथ टैग किया समाजवादी पार्टी के एक नेता को, उसके अलावा एक वरिष्ठ पत्रकार को उत्तर प्रदेश के, और साथ साथ जो अमेठी की सांसद हैं स्मृति ईरानी, उनको भी मैंने टैग कर दिया, ये सोचते हुए कि वो उस इलाके की उनकी कंस्टिट्यूएंसी है और मुझे मेरा ये फर्ज है कि मैं उनको टैग करूं, हो सकता है वो मैसेज देख लें। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर उससे पहले एक बार मैंने मेरठ का ट्वीट किया था तो भी मैंने मेरठ के सांसद को उसमें टैग किया था और इसके अलावा जिला प्रशासन को भी मैंने टैग किया था ताकि ये लोग देख लें, उनके नोटिस में बात आ जाए और शायद इन लोगों की जान बच जाए, इनकी कुछ मदद हो जाए। उसके बाद अच्छी बात ये रही कि स्मृति ईरानी ने फौरन 10-15 मिनट के भीतर ही जवाब दिया और कहा कि वो इस व्यक्ति को शशांक, जिसके नाना जी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और जो जिला प्रशासन है वो भी कोशिश कर रहा है।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जैसे ही अंकित ने मेरा ट्वीट देखा कि मैंने इस बारे में ट्वीट किया है, उसने मुझे खबर की कि नाना जी की, शशांक के नाना जी की डेथ हो गई। अंकित जो अपने दोस्त शशांक के नाना के लिए ऑक्सीजन की मांग कर रहा था, उसके पहले मैंने देखा कि फिर उसके बाद उसकी जब ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर देखा तो शशांक ने भी बहुत कुछ घंटों पहले सोनू सूद को टैग करते हुए ऑक्सीजन की बात की थी कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। स्मृति ईरानी ने, मैनन ने, दोनों ने अपनी जो कॉन्डोलेंसेस थी, हमारी संवेदनाएं थी, हम दोनों ने जाहिर की। इसके अलावा एक और वरिष्ठ पत्रकार थी एल्सा मैरी, उन्होंने भी किया, वो भी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा थी। और बात लगा कि यहाँ ख़त्म हो गई। अफसोस हुआ सोने से पहले कि शायद हम किसी की मदद नहीं कर पाए। अगली सुबह मैं देखती हूँ कि जो यूपी पुलिस है, जो अमेठी प्रशासन है, उनका इन्वेस्टिगेशन का एक दस्तावेज मेरे ट्वीट के साथ संलग्न है, जिसमें लिखा है कि शशांक के नाना जी कोविड से के पीड़ित नहीं थे, उनके पास ऑक्सीजन के लिए भी कोई मेडिकल एडवाइस नहीं थी, कोई चिकित्सा का कोई परामर्श नहीं था उनके पास। और इतना कहते हुए मेरे ट्वीट के बारे में भी उसमें मेंशन किया गया। उसके बाद मैं देखती हूँ कुछ देर बाद कि अमेठी पुलिस का फिर से मैं ट्वीट देखती हूँ कि इस तरह का घटनाक्रम, यानी इस तरह से खबरें फैलाना जिसमें कि वो कोविड के मरीज भी नहीं थे और उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं थी, वो 88 साल के थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो उनका देहांत हो गया। इस तरह की खबरें फैलाना भ्रामक है और ये कानूनी कार्रवाई, कानून के भी खिलाफ है, ये बात वो कहते हैं। उसके बाद मैंने वहां पर जवाब दिया, उनको कहा कि इनमें से बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानती, अगर ये तथ्य है या नहीं है, ये काम तथ्यों की जांच करना जो है वो पुलिस का काम है। स्क्रीन पे आप अपनी ट्वीट लगातार देखते जाइए, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बता रही हूँ, कल से लेकर आज तक, और किस तरह से वो लोग जो कि कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। हमारी सरकारें, जैसे मैंने कहा, कि पूरे तरीके से घुटनों पर आ चुकी हैं, पूरा सिस्टम चरमरा गया है। ऐसे में जो नागरिक मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, उसको भी रोकने की कोशिश है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे इस जवाब के बाद मैंने कहा कि 99% जो लोग हैं मैं उनको नहीं जानती, बल्कि मैं कहूँगी 99.99% लोगों को मैं नहीं जानती। ये आम लोग हैं जो किसी तरह से विश्वास करके, जो लोग जिनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं बात ताकि उन लोगों की मदद हो सके। उसके कुछ देर बाद मैं देखती हूँ कि बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है इस मामले को लेकर। ये मुकदमा शशांक के खिलाफ दर्ज किया गया है। आप हैरानी की बात देखिए कि किस तरह से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी पुलिस है, वो किस तरह से काम कर रही है। उसके बाद फिर आखिरकार ये पता चला कि पता नहीं उन्हें रहम आया शशांक के ऊपर, या सोशल मीडिया पर देखा कि इसको लेकर काफ़ी एक तरह से एंग्री रिएक्शंस या लोगों की प्रतिक्रिया आई, तो खुद एक ख्याल आया जिला प्रशासन को। उन्होंने ये वीडियो जारी किया जो आप अभी सुनेंगे कि हम जो है वो चेतावनी देकर शशांक को छोड़ रहे हैं और इसको सेंसेशनल बनाने की कोशिश की जा रही है। शशांक जिसके नाना का देहांत हो गया, जिसने ट्वीट किया कि उसे ऑक्सीजन चाहिए, वो किस तरह से सेंसेशन फैला रहा था। पहले ये आप देखिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या सफाई दी गई, फिर मैं वापस लौटती हूँ। शशांक के नाना 88 वर्ष के हैं। बाद की जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि ना तो वो कोविड पॉजिटिव थे, ना उनको ऑक्सीजन की कोई चिकित्सीय आवश्यकता थी, ना किसी डॉक्टर की परामर्श थी। सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए इन्होंने लिखा कि अमेठी में मुझे नाना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब टीम पहुंची तो ये घर पर सोते हुए मिले। कुल मिलाकर के हमारा इसमें हमने पाया कि इन्होंने सिर्फ सेंसेशन फैलाने के लिए या लोगों में भय पैदा करने के लिए एक गैर जिम्मेदाराना ट्वीट किया। हमारा उद्देश्य, हमने अभियोग पंजीकृत किया है महामारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। हमने इनको 41 CRPC की नोटिस तामील करके चेतावनी देकर छोड़ दिया है। आप ये देखिए कि शशांक का ये जो पूरा मैसेज था, जो ये ट्वीट था, ये किस तरह से भ्रामक था। ना तो उसने इस बात का जिक्र किया कि कोविड का शिकार है, कोविड से संक्रमित हैं उसके नाना जी, ना मेरी ट्वीट ने इस बात का कहीं जिक्र किया कि उन्हें कोविड है। हो सकता है शशांक जो है वो जो ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी बीमारियों में इस तरह की ज़रूरत पड़ती है कि ऑक्सीजन की हमें दरकार हो सकता है ऑक्सीजन उसे मिल भी रही हो लेकिन उसके पास पैसे ना हो, ये भी हो सकता है। यानी बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि लोग गुहार के लिए आते हैं,
ट्विटर पर, खासकर फेसबुक पर आते हैं और लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं। हमें नहीं मालूम, क्योंकि शशांक के ऊपर आप समझ रहे होंगे इस पूरे 24 घंटे के दौरान क्या कुछ गुजरी है। और कहीं ना कहीं मैं सोच रही थी कि अपने को दोषी मान रही थी कि मैंने आखिर क्यों ये ट्वीट कर दिया, और उसकी जान को एक तरह से एक आफत आ गई कि सोचिए पुलिस, थाना, इस सब में वो गरीब शशांक जिसकी कि खुद नाना का देहांत हो गया है, वो सबसे भी होकर गुजरना पड़ रहा है। तो ये किस तरह से मान लिया जाए? भारत में कानून है जिसे कहा जाता है द गुड समैरिटन लॉ। वो लॉ इस तरह से प्रोटेक्ट करता है उन लोगों को जो कि किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहती हूँ, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट का जो गोल्डन आवर माना जाता है कि उसी वक्त जबकि उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ हो, उसको अगर अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए 1 घंटे या 2 घंटे के भीतर, तो उसकी जान बच सकती है जब तक कि ज्यादा खून ना बहा हो। तो इससे पहले कि ये कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉ का फोर्स दिया था। उससे पहले अक्सर आपने देखते रहे होंगे आपके लोगों ने मदद करना बंद कर दिया था, क्योंकि अगर आप अस्पताल में दाखिल करें तो ये होता है कि पहले आप कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनिए, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे ये दुर्घटना हुई। तो इस सब से बचाने के लिए 1996 में ये गुड समैरिटन लॉ बनाया गया, जो कि इस तरह के जो वॉलंटियर्स हैं, जो भले लोग हैं, जो सिर्फ मानवता के तहत लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो लोगों की मदद की जा सके। तो उनको एक तरह से लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है, लॉ सूट्स, और जो एक तरह की लायबिलिटी यानी कि कानूनी जो बोझ है उससे बचाने के लिए ये उनको किया जाता है, ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और जो लाइफ डेथ सिचुएशंस हैं, जिंदगी और मौत का सवाल जहां पर होता है, वहां पर लोग फिर भी खुली तबीयत से, खुले दिल से लोगों को बचा सकें। लेकिन अब ये घटनाक्रम जो हुआ है उसके बाद, और खुद आदित्यनाथ ने ये कहा, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उन लोगों पे लगाया जाएगा जो अफवाह फैला रहे हैं। अब ये कौन तय करेगा कि अफवाह क्या है? इसके अलावा उन्होंने कहा लोगों की प्रॉपर्टी जब्त की जाएंगी जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ यहाँ तक भी खबर आई उत्तर प्रदेश से कि कुछ अस्पतालों के लाइसेंसेस भी रद्द करने की कोशिश की गई है, रद्द किए गए हैं। जो अस्पताल ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जब पत्रकारों से बातचीत की, कुछ खास पत्रकार जिनसे उन्होंने बातचीत की वर्चुअल प्रेस मीट के दौरान, तो ये भी उन्होंने बताया, अपने जो हाई रैंक पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको कहा कि उन लोगों पे नजर रखी जाए जो अफवाह फैला रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन किया जाए जो कि झूठा डर फैला रहे हैं लोगों में ऑक्सीजन की कमी का। आपके सामने दर्जनों की तादाद में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं यहाँ पर भारत में। आप सोचिए उस हवा को, उन सांसों को जिनको कभी हमने शायद उतनी अहमियत नहीं दी होगी। हमारा आपका जो स्वस्थ लोग हैं उनका ऑक्सीजन का लेवल ठीक रहता है और हम सांस लेते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन सांसों के लिए तरस रहे हैं, उस हवा के लिए तरस रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इसके बाद अब कितने लोग ऐसे होंगे जो वाकई लोगों की मदद करना चाहेंगे, और इसके अलावा कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी समस्या को उठाने के लिए, किसी के साथ शेयर करने के लिए वाकई सोशल मीडिया का सहारा लेने आएंगे, क्योंकि सबको इस बात का खौफ लगा रहेगा कि हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको भी अफवाह मान ले। और ये सब कुछ किया जा रहा है सरकार की छवि को बचाने के लिए। सरकार की जो छवि है, सरकार की जो इमेज है, वो लोगों की जान से भी ज्यादा कीमती है, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जो टाइमलाइंस पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, टाइमलाइंस पर तमाम जो दर्द की, आह की जो कराहें हैं वो सब खत्म हो जाएं, क्योंकि पहले सरकारें फेल हो गई, उसके बाद आम नागरिक जो एक तरह से एक सपोर्ट सिस्टम एक जो तैयार किया है, एक बुनियादी सपोर्ट सिस्टम जो एक दूसरे को मदद करने के लिए, उसको भी आम नागरिक से छीन लेना चाहते हैं। इसी कड़ी में एक और खबर ये भी है कि साकेत गोखले जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी अपील दर्ज की है। उसमें कहा है कि यूपी गवर्नमेंट को रोका जाए कि कोई भी कदम नागरिकों के खिलाफ ना उठाया जाए। वो नागरिक जो कि अपील कर रहे हैं, ऑक्सीजन देने की मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने ये भी कहा कि जो वॉलंटियर्स हैं, जो आम लोग काम कर रहे हैं, उनको भी जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनकी मदद कर रहे हैं, और जो फैमिलीज हैं उनको भी इससे बचाया जाए। उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कहा है कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन की, मेडिसिन अवेलेबिलिटी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इस सब पर जो है वो उनको
उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, ये उन्होंने कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और आप ये सोचिए कि ये बुनियादी अधिकार है किसी भी नागरिक का, जो राइट टू लाइफ है, और इसके अलावा जो राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है कि वो अपने को खुलकर जाहिर कर सके, ये दोनों बुनियादी अधिकार हैं जो भारत के संविधान ने दिए हैं। और इस आदेश से यूपी सरकार के दोनों आदेशों का उल्लंघन होता है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी, जिसमें ये कहा कि अब ये खुला सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार 2020 के अंत तक कोविड-19 की व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाह हो गई थी। सभी बड़े शहरों में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हम साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम सरकार की किसी भी पेपरबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये बात हम जानते हैं कि लापरवाही बढ़ती गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान महामारी से ज्यादा पंचायत चुनाव पर था। आपको याद होगा कि जब कुछ पत्रकारों ने यह अफवाह उड़ाने की कोशिश की थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके कामकाज की तारीफ हुई है, बाद में ये पता चला कि कोई हार्वर्ड की स्टडी नहीं थी कि किस तरह से उन्होंने माइग्रेंट जो पूरा क्राइसिस है कोविड-19 का लेकर, और जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था यूपी में, उसको हैंडल किया। बल्कि ये एक गुड़गांव बेस्ड इंस्टीट्यूट था, उसकी ये स्टडी थी जिसको ये बताया गया कि ये हार्वर्ड की स्टडी है, इसका आपस में कोई लेना देना नहीं था। मैं वही सोचती हूँ कि ये पत्रकार जरा एक बार जाके महोदय फिर देखें कि इस तरह से हैंडलिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से, जो हर तरह का जो संकट उभर रहा है वो। तो हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। अब ये जो साकेत गोखले हैं, ये भी इन्होंने मूव किया है अब इलाहाबाद हाई कोर्ट। उम्मीद की जा सकती है कि अब इन दोनों ये जो घटनाक्रम हमारे सामने पेश आ रहा है, इसके बाद से कुछ हालात बेहतर होंगे, क्योंकि आप यकीन जानिए कि जो कुछ भी खबरें उत्तर प्रदेश या वो तमाम जो बदतरीन तरीके से जो प्रभावित हैं राज्य, उनसे जो खबरें आ रही हैं वो एक माशा भर भी एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जो कुछ उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों की जनता सह रही है। पत्रकार भी बड़ी तादाद में, उनको भी बड़ा खतरा है, चाहे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो या उनके जीवन को खतरा हो, और बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो ग्राउंड पर जाकर इसका कवरेज कर रहे हैं। और आप विश्वास कीजिए, गांव देहात में तो शायद ही पत्रकार हैं जो जा पा रहे हैं और असली खबरें हम तक ला पा रहे हैं। तो इस खासकर पूरी तस्वीर के मद्देनजर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है, जो नागरिक हैं वो बिना डर के, बिना खौफ के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकें, और जो लोग उनकी बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी धमकाया ना जाए, उनको भी डराया ना जाए, ताकि ये भले लोग जो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ये मदद करते रहें और कुछ नागरिकों का कम से कम भला हो पाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और